ओके, ये आपका कौन सा है, सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में आपके 29 से लेके 32 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड सी सच दैट बी एम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम। तो ये आपको चैप्टर 7 में मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 7 में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 5। और अगर हम सी के कोऑर्डिनेट देखें, ये है आपके कोऑर्डिनेट 3, 2। ठीक है, अब ये आपके क्या है, एम, मतलब वाला एम यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बोला गया है सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो आपको बी एम इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम। तो ये क्या है, रेशो गिवन है। अगर रेशो को हम इसी तरह लिख लें कि बी एम अपॉन में सी एम, तो यहाँ पे 2 था, ये 1। तो ये जो बी एम है इसको हम मान सकते हैं इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ कितनी है, सी एम की लेंथ कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 2:1, और रेशो को हम क्या बोलते हैं, M1 M2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एम एक्स का फार्मूला, जिससे आप ये एम के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फाइंड कर सकते हो। तो एक्स का फार्मूला क्या होगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 M2। ये कौन सा फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला है। तो अगर आप देखोगे M1 कितना है, 2 है, तो M1 कितना लिखोगे, 2। और X2 देखोगे, ये X2 है, तो X2 कितना है, 3। 2 × 3 प्लस M2 कितना है, M2 है 1, तो 1 × X1, तो X1 कितना है आपके पास, -2, माइनस का 2। और अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 2 + 1। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, -2 1 जा 2, अपॉन में 2 और 1 3। तो ये हो गया आपका 4/3। तो ये जो x है ये आपका 4 आ गया, 4/3 आ गया। y देखो, y का सेम फार्मूला, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो अगर वही M1 अभी फिर बात करोगे, M1 2 है, Y2 आपका ये होता है, ये Y2 है। तो ये Y2 कितना है, 2 है, प्लस M2 वही 1, और Y1 आपका ये है, Y1 है 5, Y1 कितना है, 5 अपॉन में 2 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 5 अपॉन में 3। तो ये आ गया आपका 4 और 5 9/3, ये आ गया आपका 3। कैंसिल करोगे तो 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ एम है आपके 4/3, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का था ये। इसमें आपको रेशो डायरेक्टली ना देकर एक रिलेशन में दे रखा था। तो इस तरह से रेशो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप क्या करोगे, पहले रेशो फाइंड करोगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला यूज करके उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालोगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29 था। चलिए सर रफ करते हैं, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन है, तो पहले ऊपर वाला करते हैं फिर नीचे वाला करेंगे। देखो, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 30, तो उसमें क्या लिखा है कि x की वैल्यू आपके पास a sin थीटा है और y की वैल्यू आपके पास b cos थीटा है। तो ये कह रहा है फाइंड दिस वैल्यू। तो आपको फाइंड क्या करना है, x² / a² y² / b²। तो सीधे वैल्यू पुट कर दो x की जगह। तो a sin थीटा अपॉन a², अब ऊपर भी स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर था, प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन में b²। तो सीधे सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो, a² का a² स्क्वायर कर दिया आपने, और ये साइन स्क्वायर, और ये a² आपका नीचे क्या था, a² प्लस b² cos² थीटा अपॉन में b²। तो a² से स्क्वायर कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो ये क्या आ गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका आंसर था। तो 2 मार्क्स में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बच्चा अगर एक बार ऐसे करके भी जाएगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाएगा तो उसे सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो इसे चलिए रफ करते हैं, इसे नोट कर लेना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये आपको वैल्यू गिवन थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आपने x की जगह a sin थीटा, y की जगह b sin थीटा रख के स्क्वायर कर दिया, और a से स्क्वायर कट गया, sin² प्लस cos² 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, ये 8.4 में यूज होती है। चलिए अगला देखते हैं इसका। अगर और वाला करते तो कैसे करते हैं, और में लिखा है sec 4 थीटा माइनस sec² थीटा इक्वल्स टू 10 4 थीटा प्लस 10² थीटा। तो आपको ये प्रूव करना है कि मतलब इसका आंसर ये लेके आओगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने लिखा ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड sec 4 थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो सेक 4 है और ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को पता ही होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, और इस सेक की पावर 4 है, तो अगर मैं इस सेक की पावर 4 को मैं ऐसे लिख लूँ कि ये है आपका सेक स्क्वायर का होल सेक स्क्वायर थीटा का, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि कॉमन भी ले सकते हो, साइन जैसे कि कॉमन ले लो, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा आप 2 बार लिख लो, जैसे कि इसे आप ऐसे करो, मैं आपको जल्दी करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस सेक इसको तुम क्या लिख लो, इसको तुम लिख लो वही सेक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इस सेक स्क्वायर की जगह सीधा ये लिख सकता हूँ दोनों जगह, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। अब टेन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहला क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर का स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा टेन स्क्वायर की पावर 4। तो ये देखो 2 नंबर के क्वेश्चन, तो 2 नंबर में अगर एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो जल्दी से कर सकते हो। तो हमने क्या करा, इस सेक स्क्वायर 4 को मैंने सेक स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 10 कब मिलेगा, जब मेरे पास सेक स्क्वायर होगा, ना कि सेक 4 होगा। तो मैंने सेक स्क्वायर लिखा, और यहाँ तो सेक स्क्वायर था ही, सेक स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक सेक स्क्वायर बच गया, फिर ये -1, और फिर इस दोनों सेक स्क्वायर को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, इसको मैंने दोनों जगह रिप्लेस कर दिया, एक जगह 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास ये आंसर है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी होते हैं, बच्चा जल्दी से कर सकता है इसे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पहले से रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 किस चैप्टर का बच्चों, चैप्टर ये है आपका 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लिखा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री इट एट इट सेंटर। तो देखो अगर हम सर्कल बनाए और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये कह रहा है यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, ये चाहिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द आर्क इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 42। तो डी आपके पास कितना है, 42 सेंटीमीटर, तो आर होगा आपका 42 डिवाइड बाई 2, मतलब डायमीटर का 21 सेंटीमीटर, थीटा आपको पता है ये 60 डिग्री है, और पाई इसमें क्या लेने के लिए बोला है, 22/7। अगर जब तक कुछ मेंशन नहीं होगा हम ये लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ आर्क ये 12 चैप्टर में है, थीटा बाय 360 इंटू पेरीमीटर को इंटू कर देती है सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर, तो 60/360 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, आर कितना है आपका 21। तो अगर आप देखोगे 10 से 10 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 7 जा, 7 1 जा 7 1 जा। तो जो आंसर आया लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर, कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में 31 2 मार्क्स में देख लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजीली सोल्व कर लोगे इनको। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है 2 is added to both the zero of the polynomial this, the new polynomial become this। मतलब वो कह रहा है अगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी। तो देखो सबसे पहले बात, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो ये एक पोलोनोमियल दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है टू इज एडेड टू द बोथ ऑफ द जीरो, तो मतलब अगर हम इसके जीरोस में 2 ऐड कर दें, अल्फा बीटा में 2 ऐड कर दें, तो वो ये बन जाएंगे, मतलब ये बन जाएंगे। तो लेट कर लो कि भाई लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, और जो हमारे पास दूसरे पोलोनोमियल है वो पोलोनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो हमें पता है कि अगर देखो अगर इसमें मैं अल्फा में 2 ऐड कर दूं तो ये इस वाले पोलोनोमियल के 0 बन जाएंगे, और अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं
तो टू एडेड बोथ, तो हमने इसको बीटा 1 बोल दिया और इसमें हमने क्या करा, आपकी बीटा में 2 ऐड कर दिया। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके सम और प्रोडक्ट के 0। तो हमारे पास अल्फा प्लस 2 मतलब सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका माइनस का बी बाय ए। तो हमारे पास अल्फा 1 है अल्फा प्लस 2, बीटा 1 है बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2, ठीक है, बीटा प्लस 2 और माइनस बी की वैल्यू देखोगे तो 4, माइनस का 4 और ए आपका 1 है। तो इसे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा और अल्फा, सॉरी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू -4, इधर भेज दोगे तो ये -8 हो जाएगा। अल्फा और बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, अल्फा 1 बीटा 1 इनका जो प्रोडक्ट होगा ये कितना होगा, सी बाय ए होगा। तो अल्फा 1 और बीटा 1 कौन है हमारे पास, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू है माइनस का 5 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, फिर इसको से मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 2 बीटा, 2 बीटा और इसको से करोगे 2 2 4, 2 2 2 2 4 और इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से क्या करो, बीटा की वैल्यू निकालो। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ से, -8 माइनस अल्फा। तो देखो अगर आप देखोगे अल्फा और यहाँ बीटा की वैल्यू रख दो, माइनस का 8 माइनस का अल्फा, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे सीधा -8 और ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो अगर आप देखोगे इसे मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस का 8 अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 8 16 -16 +4 और ये प्लस का 5 इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया आपके पास, अल्फा स्क्वायर माइनस का, फिर माइनस का 8 अल्फा और ये आपका 9 हो गया और 9 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रहा है तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो माइनस कॉमन लेके मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा प्लस 7। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो कि ऐसे हम ऐसे दो नंबर फाइंड करने का मल्टीप्लाई 7 आता है, तो 7 इंटू 1, ठीक है। तो 7 इंटू 1 और जोड़ने पे 8 बिल्कुल सही है, अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा आपके पास, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस 1 कॉमन लोगे तो 7 कॉमन लोगे तो फिर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखा जाए अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास -1 है और अल्फा की वैल्यू मेरे पास -7 है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपके पास बीटा क्या मिलेगा, अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा क्या मिलेगा। तो अगर आपने 1 पुट करा तो -8 और -1 था तो +1, तो बीटा हो गया माइनस का 7, ठीक है। बट अगर आपने अल्फा को आपने पुट करा था -7, तो -7 ये -8 था, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा बीटा 7, बीटा माइनस का 7। ओके, बीटा 7 रखो तो ये 7 हो जाएगा, तो बीटा आएगा -1। तो देखो अगर अल्फा -1 है तो बीटा -7 है, अगर अल्फा -7 तो बीटा -1 है, तो ठीक है ये तो आ गया। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था बी और सी, हमें फाइंड करना था बी और सी। तो देखो अगर हम बी की वैल्यू देखें, हमारी बी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम ये लिखेंगे कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1, तो अगर हम पहले वाला अकॉर्डिंग देखें, पहले वाले अकॉर्डिंग -1 -7, तो अगर हम -1 और -7 ले लें और यहाँ लिख दें -b अपॉन ए, तो ये जाएगा -8 और -b। या ऐसे करते हैं, इसे हम पोलिनोमियल बनाते हैं, इसे तो टाइम लग जाएगा ना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 नंबर में बढ़ा दे रखा है इन्होंने। तो देखो एक क्या करते हैं, एक तरीका करते हैं, हम इसका पोलिनोमियल बना लेते हैं ना, सीधे फार्मूला में रख लेते हैं, तो हमें बी और सी मिल जाएगा। देखो कैसे बताता हूँ, ऐसे, एक मिनट। जैसे आपको फार्मूला याद होगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू -7, ठीक है। तो दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -7 तो +8 एक्स और इंटू में 7, तो ये आ गया। मेरे पास बी कितना है, बी मेरे पास 8 है और सी कितना है, मेरे पास 7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बच्चों ने अगर पहली बार ये देखा होगा तो करने में टाइम लगेगा। तो देखो पहले उन्होंने क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरो
हमें नहीं पता, तो हमने उसके अल्फा जीरो के अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है। और ये जो दूसरा पोलिनोमियल, इसके जीरोस क्या है, अल्फा 1 और बीटा 1। तो इसके अल्फा 1 कैसे निकला, इसमें 2 जोड़कर, बीटा 1 कैसे निकला, इसमें 2 जोड़कर। तो वही प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस बी बाई होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ 0 माइनस बी बाई होता है, तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, एक इक्वेशन निकाली, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला लगा, वहाँ पुट करा, इक्वेशन बनी, अल्फा बीटा आ गया वहाँ से, और फिर हमने उसको यहाँ वैल्यू में पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, जिससे तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 बार, ठीक है। और इनके तो क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे हम, ठीक है, कि जिससे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। आगे देखो, इरेज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका देखो, अगर बच्चों को नीचे वाला नहीं आता तो वो ये वाला करता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। तो 3x² प्लस का 5x माइनस 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखो, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या कह रहा है, अगर हिंदी में देखें तो बहुपद के शून्यांकों, शून्यांक मतलब जीरोस, के वर्गों, वर्ग मतलब स्क्वायर का योग, तो ये निकालना है। तो देखो, इसका फार्मूला होता है, अगर आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फार्मूला होता है, अगर हमें पता हो तो। बच्चों ने अगर क्वेश्चन करे होंगे तो उनको ये पता होगा फार्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल, ये क्या आपका पोलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये सारे निकालेंगे। तो अगर आप सोल्यूशन करोगे तो पहले निकालोगे आप अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, तो मेरे लिए क्या हो गया, माइनस का 5/3, और निकालोगे फिर अल्फा इंटू बीटा, क्या, सी बाई ए। सी कितना है आपका, माइनस का 2, ए कितना है 3, तो ये आ गया। अब सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो माइनस का 5/3 होल स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू माइनस का 2/3, तो ये हो जाएगा 25/3, और 2 2 4/3, तो एलसीएम आ गया 3, और ये हो गया 29। तो ये क्या आपका आंसर है, ये क्या आपका आंसर है। तो इसमें सीधे आपको वैल्यूज पुट करनी थी और सॉल्व करना था, जिसे आपके पास जो अल्फा स्क्वायर है, जीरोस का सम का स्क्वायर है, वो आ जाएगा। तो उसने ये बोला था, इसका फार्मूला ये था, तो आपने पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी वाई रखकर, और अल्फा इंटू बीटा सी वाई रखकर, सी माइनस 2 था इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कौन सा था आपका 32 का। और तो बच्चे इसे, अगर बच्चे ये करते जल्दी होता है ये वाला पार्ट। तो कभी कभी जो और में होते हैं उसमें कोई क्वेश्चन एक इजी होगा और एक टफ होगा, तो इजी वाला अगर आपको आता है तो वो अटेम्प्ट करना, टाइम कम होगा तो जल्दी कर लोगे। ओके, अब आपका सेक्शन सी हो चुका है, अब करते हैं हमारा सेक्शन डी। इसी सेक्शन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर, तो 33, 34, 35 और 36, बच्चों ये कितने नंबर के हैं, ये है क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे अगर, क्या लिखा है, 2 men standing on either side of a 75-meter cliff observe the angle of elevation of the top of a cliff of a 30 and 60। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, यहाँ पे अगर देखोगे एक क्लिफ है, चट्टान है एक छोटी सी, ठीक है, ये चट्टान है, क्लिफ चट्टान है आपकी, देखो यहाँ लिखा है ऊंची चट्टान, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 75 मीटर है, 75 मीटर है। और इसमें लिखा है दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, 2 पर्सन है, 2 मैन खड़े हैं, कहाँ पर, उसके अपोजिट साइड है, मतलब एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है। तो एक जो पास है वो तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है, क्लिफ के टॉप पे देख रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री दूर है। तो ये आपका ए हो गया, मान लो ये बी है, और ये सी है, और ये डी है आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखा था 2 मैन स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ 75 क्लिफ ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो ये टॉप ऑफ द क्लिफ है, टॉप ऑफ द क्लिफ। तो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मैन, तो मुझे बीसी सीडी चाहिए, तो पहले बीसी निकालो, फिर आप सीडी निकाल बीडी निकाल के ऐड कर देना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा रूल लगेगा, tan थीटा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो p बाई बी 10 होता है, p बाय बी, तो 10 कौन सा लगेगा, 60 लगेगा, 10 60, परपेंडिकुलर कितना है 75 है, और बेस हमें पता नहीं है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 75 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम BC को उधर भेज देते हैं, और इसको √3 को उसको डिवाइड में भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, BC कितना जाएगा, 75 √3 अपॉन 3, और ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, तो ये जो BC है ये आया 25 √3, 25 √3, तो ये जो लेंथ है ये है 25 √3, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इन ट्रायंगल ABD क्या लिखोगे, tan थीटा p बाय बी
थीटा कितना लोगे 30, वही परपेंडिकुलर है 75, बेस इस बार BD है, और ये कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो ये जाएगा 75/BD। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD हो जाएगा 75√3, 75√3। अब हमें चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो क्या करेंगे, BC और BD को ऐड कर देंगे, BC और BD को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25√3 और 75√3। जब इन्हें ऐड करोगे तो सीधी बात है 100√3, और यूनिट किस में, मीटर में, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्या था, आपको एक 9 चैप्टर का क्वेश्चन था ये। तो इसमें आपको एक क्लिफ दिया था, क्लिफ की हाइट 75 थी, और आइदर साइड मतलब अपोजिट साइड में कौन थे, आपके दो मैन खड़े थे, तो हमें उनका क्या निकालना था, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 33। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और अगर और वाला होता तो कैसे करते हैं आप, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग is looking at the tower at a distance of 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, तो एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5, वो 20.5 मीटर अवे टावर से है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द साइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड टॉप ऑफ द टावर इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो उसने एक एंगल दिया हुआ है आपको। देखो पहली चीज, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया इसने। इसमें एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, 1.5 है, और यहां से वो कितनी दूर है वहां पर, और वो उस मीनार से 20.5 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि लुकिंग एट द टावर एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर 5 अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, अब यहाँ पे टावर है आपका, आपका क्या है, टावर है, और ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर इज 45। तो ये टॉप ऑफ द टावर इसकी साइड से, यहाँ से तो हम ऐसा बना लेते हैं। तो देखो ये 25, ये पॉइंट है, तो ये भी 20.5 होगा, तो ये है A, ये है B, ये लगा लो C है, ये D है, और ये E है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट, तो हमें इसी चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन देखो, पहली चीज आप ये बता दो कि जो BE है वो किसके इक्वल है, वो CD के इक्वल है, वो दिख रहा है क्योंकि बेस एक ही बेस होगा ना, मीटर है। तो अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल लेना है A, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है साइड से 45 डिग्री। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, तो ABE ले लिया आपने, क्या लगाया आपने, टेन थीटा P/B, तो टेन थीटा मतलब 1045, परपेंडिकुलर आप AB लोगे, बेस आप BE लोगे, 1045 की वैल्यू 1 होती है, AB हमें नहीं पता, PC हमें पता है, BE में पता है 20.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की लेंथ कितनी आ गई 20.5। अब ये जो AB है यहाँ से यहाँ तक ये 20.5 है, बट हमें चाहिए टोटल हाइट, तो इसमें इस लड़के की हाइट जोड़ दो। तो हाइट ऑफ टावर अगर हम निकालें क्या, हाइट ऑफ टावर, तो आप क्या करोगे, आप AB प्लस BC ऐड कर दोगे, जो कि है 20.5 प्लस में BC है 1.5, तो 20 21 22, तो 22 मीटर की हाइट का क्या है, टावर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 का और था। तो ये इजी था, वो सेकंड वाला भी फर्स्ट पार्ट भी था। तो जो बच्चों को समझ में आ जाए जल्दी की, दोनों की लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज इजी लग रही है उसको अटेम्प्ट करें, तो जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, एक मिनट, अगला रफ करते हैं इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला है कि साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा है √3/5। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल देखें, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है A, राइट एंगल B पे है, और ये C है। तो अगर हम साइन थीटा का रेशो देखें तो ये P/H होता है, तो मतलब ये √3 है और ये 5 है आपका। ठीक है, ये 5 है। तो ये कह रहा है देन फाइंड टेन थीटा और सेक, तो सेक और टेन का, तो हमें पहले ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल लिख लो आप पहले, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ABC मैंने अगर लिख लिया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, H² P² और B²। ठीक है, तो H कितना है आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अभी देखा आपने 3√3 का स्क्वायर, और आपके पास बेस तो है ही नहीं, तो बेस को बेस रहने दो। तो हमने क्या करा, इसको लिखा 25, इसको लिखा आपने 3, और प्लस बेस स्क्वायर, अगर हम बेस को हम BC बोल दें तो BC का स्क्वायर, तो इधर जाके माइनस कर दिया 25 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका
BC स्क्वायर, तो ये जाएगा 22 और BC का रूट आ जाएगा इधर, तो ये आ गया 22, तो रूट 22, ये कितना आ गया रूट 22। अब मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा माइनस सेक, तो टेन आप लिखोगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर टेन का रेशो होता है P बाय बी, ठीक है, और माइनस सेक का रेशो होता है B बाय पी, B बाय पी, B बाय एच, सॉरी 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 H बाय बी, H बाय बी होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा कर देते हैं। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो टेन P है आपका रूट 3 और बेस आपका है रूट 22 माइनस हाइपोटेनस है 5 और बेस आपका 22 निकला भी, तो एलसीएम कितना आ गया 22, ऊपर आ गया रूट 3 माइनस 1, और अगर आप इसे रैशनलाइज कर लो रूट 22 को, तो आप ले सकते हो रूट 66 माइनस 5 रूट 22 अपॉन में 22, ओनली 22, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसका, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 34, तो ये एक्सरसाइज में है, बस नंबर चेंज करें, क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें ये प्रूफ दैट वाला हमेशा आता है कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो कैसे करते हैं, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड then there exist two integers p and q। आप इसे a और b भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हमने इसे क्या माना है, रेशनल नंबर माना है। तो ये आपको पता है कैसे करते हैं, हम जो इरेशनल प्रूफ करना हो तो इसे रैशनल मान लेते हैं, तो वहां पे वो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अब ये एक रैशनल नंबर है और p और q का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, मतलब ये को प्राइम होंगे, P एंड Q का एचसीएफ यहाँ पे 1 है, ठीक है। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर, तो ये 2 आ गया और ये P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे ये हो जाएगा, ये नीचे Q स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब इसको Q 2 को डिवाइड में भेज दो, तो P स्क्वायर अपॉन में 2, तो हमारे पास क्या कहता है, P 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। तो देयरफॉर देखो, इसे क्या पता लगता है कि P के एक फैक्टर 2 है, तो हम लेट करेंगे कि P क्या है आपका, P है आपका 2 R है। अब वैल्यू ऑफ P इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना दो, यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो तो ये हो जाएगा आपका 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P क्या है आपका 2R स्क्वायर, तो ये हो गया 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, इसे डिवाइड में भेज दो 4 को, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और आर स्क्वायर। फिर सेम लाइन कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारा जो पी है उसका एक फैक्टर 2 है, क्यू है उसका भी एक फैक्टर 2 है, तो उसमें कॉमन क्या आ गया 2, मतलब जो उसका एचसीएफ को प्राइम था वो को प्राइम नहीं है, वहां आपका एचसीएफ 1 है, तो लिखोगे नाउ एचसीएफ ऑफ 2 एंड P and Q is 2, but P and Q are co-prime, बट हमारे P और क्या थे, Q प्राइम थे, therefore our assumption is incorrect। जो हमारी assumption है वो क्या है, incorrect है, therefore रूट 2 is a is an irrational number। तो ये जो प्रोसेस आपको आता होगा तो आपने ये ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जिससे आपके कभी नंबर नहीं कटेंगे। और सिंगल डिजिट में ज्यादा चांस होते हैं, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बस कैलकुलेशन बदलती है, स्टेटमेंट का कोई प्रोसेस चेंज नहीं होता। तो इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से करके जाना, ये आपको ईजिली नंबर दिलाएंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार करके जाओगे आराम से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए रफ करते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ये है 14 चैप्टर से, किसका है 14 चैप्टर का है 36, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ कंपनी चेक द माइलेज ऑफ द 50 स्कूटर्स और रिकॉर्डेड द डाटा, ये है। तो माइलेज ये दे रखा है, नंबर ऑफ स्कूटर ये है, फाइंड द मीन। अब देखो मीन निकालने के लिए मैं लिख रहा हूँ CI, क्लास इंटरवल बोलते हैं हम इसको। तो 100 से 120, 100 से 120, 120 से
140, 140 से 60, 160, 160 से 180 और 180 से 200। और आपके पास एफ फ्रीक्वेंसी है आपकी बहुत सही सिंपल सी है, 7, 12, 8, 13 और 10। अब इसका आप क्या निकालोगे, एक्स क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 प्लस ये 200, 220। तो अगर 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा। अब 110 निकाल के सब में इसका क्लास साइज देख लो, 20-20 का गैप है तो 20-20 जोड़ते जाओ। 130 आपका, 150, 170 और 190। आप एक बच्चे भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं है, इनको ऐड करोगे तो ये 83 और 2 से करोगे 2 1 जा 2 9, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, अब निकालोगे, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, सी आई निकालोगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हो, एफ एक्स निकालोगे, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, नहीं तो आप डी निकालो। तो हम डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। इससे थोड़ा क्वेश्चन छोटा जाता है, जैसे कि ये है, इसको मैंने लिख दिया ए। तो अब गैप कितने का है, तो देखो इसको तो जीरो कहेंगे क्योंकि डी एक्स में से ए घटाएंगे तो मतलब इस 150 में से 150 घटाएंगे तो जीरो आएगा। ऊपर लिख दो -20 और -40, क्योंकि 20-20 का गैप है तो यही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डी डेविएशन। अब क्या निकालोगे, एफ डी निकालोगे आप, एफ डी। तो 7 को उससे करोगे, 7 4 28, 12 को से करोगे 12 2 24, फिर 8 को से करोगे 0, 13 को से करोगे 26, 10 को करोगे 400। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, दो चीज निकालनी है। एक निकाला सिग्मा एफ, ये कौन सी मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं इसे काल्पित माध्य विधि, काल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 2 6, 660। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 0, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो 0, 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 5 गए 1, तो मतलब सिग्मा एफ डी आ रहा है आपका, सिग्मा एफ डी आ रहा है आपका सीधा सीधा 140 प्लस का। ठीक है, और यहाँ देखोगे सम करोगे तो 8 2 10, 10 7 17 18 19 20, 20 का 0, 2 3 4 5, 50 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। तो मीन का फार्मूला इस केस में क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपके पास ए कितना है, आपके पास ए है आपके पास 150, 150 प्लस 140 अपॉन में कितना है 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 0.58 जा 40, तो ये आ गया 152.8। ठीक है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 36 था। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 से देखे, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 39 तक। ये कितने मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो उसमें 37, 38 और 39, इसमें 3 ही क्वेश्चन आपके आएंगे बस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। तो 37 किस चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर से है। तो 37 जो क्वेश्चन है वो थर्ड चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 7y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और अगला है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, नंबर 2। अब देखो इसमें कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप एलिमिनेशन लगाना जल्दी हो जाए। देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो अगर आप इसे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। और इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, और इक्वेशन नंबर 1 को उसके नीचे लिख दिया सेम टू सेम, कोई चेंज। अब इसके कोएफिशिएंट कैसे हो गए, सेम हो गए। अब साइन चेंज करो, इसके वाले प्लस का माइनस कर दो, इसके माइनस का प्लस कर दो, और ये प्लस है इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये हुआ -8 और +7, तो ये कितना बच गया, माइनस का वाई, और 10 में से 1 गया 9, तो ये कितना आ गया, वाई इक्वल्स टू साइन इधर भेज दो 9, तो वाई की वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ वाई 14, 14 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 7 इंटू -9 इक्वल्स टू 1 है। तो 6x इक्वल टू 7 9 जा 63 प्लस का इक्वल्स टू 1, तो 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 63, तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू माइनस का 62 अपॉन, इसके नेक्स्ट टेक्स्ट में इसको डिवाइड भेज देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा
2 3 जा और 2 1 जा, तो माइनस का 31, तो ये कितना आ गया माइनस का 31/3। तो ये हमारे आंसर है, ये x का आंसर है और ये y का आंसर है। चेक करने के लिए एक बार पुट कर देख लेते हैं। 6 इंटू -31/3 और आपका ये हो जाएगा -7 इंटू -9, तो 1 आंसर आना चाहिए इसका। तो 3 2 जा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, -62 और माइनस माइनस प्लस 6 9 जा 73, तो ये आ गया और प्लस 1 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये 37 था, जो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आराम से कर सकते थे। तो हमने इसमें एलिमिनेशन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज करे, एलिमिनेट करके y आया और ये इसको फिर एलिमिनेट करके x आ गया सब्स्टिट्यूट करके, और चेक भी कर लिया हमने कि हाँ ये आंसर ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं उस पर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका चैप्टर नंबर 6 से है, ट्रायंगल से। तो 38 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इसमें लिखा है AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो अगर हम देखें, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC और AD मीडियन है। AD क्या है? मीडियन, क्योंकि फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। तो ये क्या है? इसकी मीडियन। और मीडियन क्या होती है? जो सामने वाले की मिड पॉइंट से, मतलब ये इसका मिड पॉइंट भी है, तो ये हमें पता होगा। तो गिवन में आकर क्या लिखोगे? पहले ये लिख लिया करो साथ में ही कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC या ABC इज अ ट्रायंगल, ये अभी हम बाद में लिखेंगे। ABC इज अ ट्रायंगल, AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये भी पता है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, दूसरा लिखा है O इज एनी पॉइंट ऑन AD। तो AD पे कोई पॉइंट है O, ये कोई पॉइंट O है इस पे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? O, ठीक है, BO एंड CO प्रोड्यूस, तो BO मतलब BO को मिलाया ऐसे और इसे प्रोड्यूस करा, CO को मिलाया और इसे प्रोड्यूस करा। ठीक है, मीट AC, ठीक है, ये रहा AC एंड AB, तो AC तो E पे मिला है और AB को F पे मिला है। ठीक है, ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली AD ये जो था इसे प्रोड्यूस करा है, प्रोड्यूस टू x, इसको x करा तो OD इक्वल टू x, तो ये OD है, ये छोटा सा OD है। अगर हम इसका कलर चेंज कर दें, ये OD है, OD को हमने OX इतना ही इंक्रीज करा, ये इक्वल करा, ठीक है, इंक्रीज करा ये x तक। तो ये फिगर अब देखो इनकम्प्लीट से लग रही है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होगा। यहाँ क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो गिवन, पहले गिवन पूरी बात लिख देते हैं, गिवन में क्या क्या है। तो हम पहले गिवन की बातें लिख लेते हैं। तो गिवन क्या था कि ये है, और हमें मेन क्या चीज गिवन है, एक मिनट, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं। AD सब मीडियन है और हमें ये भी दिया हुआ है कि मेन चीज देख लो उसमें, OD और DX भी इक्वल है, OD और DX इक्वल है, बस ये नंबर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट FE पैरेलल BC। तो देखो अगर हम थेल्स थ्योरम की बात करें, एक थेल्स थ्योरम होती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होती है। तो थेल्स थ्योरम में हमें अगर लाइनें पहले दिखानी है तो हमें लाइन क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो देखो अगर हम यहाँ देखें, ये FE वाली लाइन जोड़ लें, ये FE वाली, तो ये लाइन मुझे इस BC के पहले दिखानी, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिखाना होगा AF अपॉन FB और AE अपॉन ये बनेगा AE अपॉन EC। तो अगर किसी तरह मैंने ये प्रूव कर दिया, तो हम लाइनें बोलेंगे कि लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। तो अगर रेशो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो वो पैरेलल होंगी। तो हमें रिवर्स दिखाना है। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? देखो बहुत सारी चीजें इसमें इनकम्प्लीट लग रही है। कंस्ट्रक्शन आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करो BX को, CX को एंड FE को, जिसको मैंने डॉट डॉट से कर ही दिया है। ठीक है, ये देखो इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो। तो देखो ये देने का एक रीजन है। देखो अगर हम देखें कि ये एक छोटी सी जो फिगर दिख रही है, इसको मैं अलग कलर दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप इस कलर को देखोगे, चलो रेडी लेते हैं। अगर आप इस फिगर देखो, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये फिगर देखो आपको कुछ याद दिलाएगी। देखो ये क्या है कि इसमें देखो ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये दे रखा है और ये इसके इक्वल है, तो ये हो गया बाइसेक्टर। और जिस कोऑर्डिनेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो होता है पैरेललोग्राम। तो ये हमें पैरेललोग्राम लेना है। तो हमने क्या करा? इन ट्रायंगल, इन कोऑर्डिनेटर, इन क्वाड्रिलेटरल, हमने क्या लिखा कि ये जो OD है ये DX के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और BD
इक्वल है डीसी के, क्यों? डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो देयर फोर हम इसे कह सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटर का नाम मैंने बता नहीं था, बी एक्स सी ओ। तो देयर फोर बी एक्स सी ओ इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स, मैं इसके साथ बताता हूँ, इसकी ग्रीन ले लेते हैं, अपोजिट साइड। अब देखो ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, इस वाली साइड के पैरेलल है। तो हम बोलेंगे बी एक्स पैरेलल है किसके? ओसी के, एंड इसकी ये वाली साइड, ये जिसमें मैं एरो बना रहा हूँ, बी ओ पैरेलल किसके हो गया? बी ओ पैरेलल हो गया सी एक्स के, पैरेलल सी एक्स के, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरी लाइन पैरेलल, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी पैरेलल होगी, ये पूरा भी पैरेलल होगा, और ये पूरा पैरेलल, तो ये छोटा सा जो पार्ट है ओ ई। तो देखो अब इसमें हमें इस पैरेलल का यूज कैसे करना है, ध्यान देना, अगर मेरी बात समझना। अगर मैं इसको थोड़ा ब्लैक लगा देता हूँ, ब्लैक यूज कर लेता हूँ कि थोड़ा अलग दिखाई दे, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखोगे, ये पूरा देखो, आप ये देखो, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को लो और ये वाला पार्ट आप यूज कर सकते हो पैरेलल। अभी ये इसके पैरेलल भी तो है, तो अगर बी एक्स पूरा पैरेलल है इसके ओ सी के, तो हम कह सकते हैं कि बी एक्स ओ एफ के पैरेलल भी होगा, देयर फोर बी एक्स पैरेलल ओ एफ। और यहाँ इस ट्रायंगल को देखो दूसरी तरफ, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये इसका देखो, ये और ये जो ट्रायंगल है इसमें ये लाइन इसके पैरेलल हो चुकी है, तो देयर फोर आपका जो ओ ई है वो भी सी एक्स के पैरेलल होगा। तो रेशो क्या बने, देखो अगर इस देखोगे रेशो बन रहे हैं ए एफ अपॉन एफ बी और ए ओ अपॉन अपॉन ओ डी बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थियल थ्योरम। और इसके आगे क्या लिखोगे, ये क्या बना रेशो ओ ए या ए ओ अपॉन ओ डी इक्वल ए ई इक्वल ई सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी थियल थ्योरम। तो नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, दोनों में ए कॉमन है, तो रेशो क्या बना ए एफ अपॉन एफ बी, किसके इक्वल आ गया ए ई अपॉन ई सी। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ करना था, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी हम बोल सकते हैं कौन सी लाइन पैरेलल है, बी, या जो हमने लिखा था एफ ई पैरेलल है बीसी के। तो ये क्या थी, एक क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें आपको पहले एक पैरेललोग्राम दिखाना था, उसकी पैरेलल साइड को यूज करके हमें रेशो लेने थे, और उसको कंपेयर करके हमारे पास वो रेशो आ जाते जो हमें चाहिए थे, और उससे लाइनें हो जाती है पैरेलल। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसे नोट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर जरूर कर जाना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका चैप्टर 12 से है, के दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये और ये भी चैप्टर 12 का है, और ये भी चैप्टर 12 का है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन अ गिवन फिगर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6, तो मतलब ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल, साइड कैसी होगी 6, और सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल से सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। हैज बीन इंस्क्राइब इन अ सर्कल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, आपको इसमें रेडियस नहीं दे रखी है, तो हमें पहले रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका सेंटर भी होगा। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओ बी एंड ओ सी, ऐसे, ठीक है, एंड ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, मतलब ये ओ है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने ये फिगर बनाई है, ठीक है। अब इस फिगर में देखना, हमको पता है कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये से क्या कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। तो मतलब ये हो गया 30 डिग्री, और ये टोटल हमारा हाइट कितनी थी, टोटल थी हाइट 6। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इन ट्रायंगल बी ओ डी, आपका जो एंगल ओ बी डी है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ पूरा ए बी सी, मतलब 60 का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बाइसेक्टर कर रहा है उसको, ठीक है? तो ये हो गया। अब आपका इसमें क्या लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, इसमें कैसे लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे पता है मेरा, अगर मैं इस साइड में देखूँ इस फिगर को ऐसे,
तो ये मेरा टोटल जो है बीडी मुझे नहीं पता है, बीडी मुझको नहीं पता है, ठीक है। बीडी अभी अभी मैंने फाइंड करा है। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमको अब ये भी पता है कि ये इसका परपेंडिकुलर है कि ओ डी परपेंडिकुलर इस पे है बीसी पे, तो देयर फोर ओ डी बाइसेक्ट बीसी, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये इसको डिवाइड भी करेगा, मतलब हमारे पास बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, बीडी की लेंथ आ जाएगी आपके पास 1/2 हाफ ऑफ बीसी। तो 1/2 हाफ ऑफ बीसी मतलब 6 मतलब 3, तो बीडी मेरे पास 3 है, तो ये फिगर है यहाँ पर, बीडी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये मेरा देखो ये हमारा पी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा डी है, तो ये दोनों रेडियस है, ये दोनों क्या है रेडियस है, तो ओ भी हमारा रेडियस है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें आप यूज करोगे कौन सा रेशियो, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच, कॉस कितना डिग्री था ये हमारा 30 डिग्री था, यहाँ पर 30 है, कॉस 30 इक्वल्स टू बेस, बेस हमें 3 दे रखा है, हाइपोटेनस आर है, ठीक है। कॉस 30 होता है √3/2, और ये हो गया 3 और ये हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा ये √3r इक्वल टू 6, तो ये जाएगा 6/√3, रैशनलाइज करोगे तो √3 तो आपके पास आ जाएगा r 6√3/3, 3 2 6, तो मतलब हमारे पास r कितना आ गया 2√3। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए ये लिखा, द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और पूरा इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये शेडेड पार्ट निकालना है ना, तो इसमें एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। तो इसे लिखोगे पाई, पाई की वैल्यू 22/7 जब तक कुछ ना बोले। आर अभी आपने निकाला है 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में √3/4, आर स्क्वायर कितना है आपका, ए कितना था 6 × 6, ठीक है। तो अगर से आप देखोगे 22/7, और ये 2 2 4 और 3, माइनस 2 2 4, 2 3 और 2 2 3 ये हो गया, 2 बार 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ गया 9√3, 9√3, और इधर आ गए कितना 66 × 4 करना है, 4 6 24, 24 का 4 2 24 25 26, 264 माइनस 9√3, अगर वो मेरे पास 9√3 की वैल्यू देता तो लेके सॉल्व करता, तो यही हमारा आंसर होगा, इसको आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले इसमें रेडियस फाइंड करा कॉस थीटा का यूज करके, ठीक है, और फिर हमने इसमें आपका एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 का पहला पार्ट। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किसका है, चैप्टर 12 का ही है, तो उसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 इज 27.8, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर ध्यान दिया जाए तो लिखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, तो मतलब ये आपका अगर हम देखें सर्कल का एक पार्ट होता है, आप फिगर ऐसे बना सकते हो, और आप फिगर 1 मिनट, ये फिगर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेक्टर है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो अगर आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हो तो इसमें देखो ये रेडियस है, तो रेडियस आपको पता है 5.6 है, और ये भी रेडियस है, ये भी कितनी है 5.6 है, ठीक है। तो इसमें आपको वही थीटा नहीं पता, आपको थीटा नहीं पता, थीटा गिवन नहीं है, और आपको क्या निकालना है, इसकी एरिया निकालना है, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क, इसको 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 और इसको मिलाकर, मतलब इन तीनों को मिलाकर आपको दे रखा है पेरीमीटर। तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो हमें कितना दे रखा है ये 27.2, अगर हम इसको देखें तो हम इसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क प्लस में 2 रेडियस इक्वल टू होगा 27.2, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर, 1 मिनट, ये लेंथ ऑफ आर्क में पेरीमीटर यूज होता है ना कि रेडियस, ठीक है, तो इसे एक बार ठीक कर लेते हैं। तो ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस में 2r इक्वल्स टू 27/2। अब देखो
इस कैलकुलेशन को ईज़ी करना आप पे है कि आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो या कॉमन ले सकते हो। तो देखो अगर मुझे दिख रहा है ये ओके, तो इसमें क्या करेंगे 2r कॉमन ले लो। 2r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा थीटा अपॉन 360 पाई को रहने दो पाई और प्लस 1 बचेगा यहाँ पर और ये 20 2r कॉमन लिया हमने, ठीक है 27/2 तो ये थीटा पाई अपॉन 360 प्लस 1 और ये 27/2 अपॉन में 2 इंटू 5.6 पुट कर देना सीधे, मतलब डिवाइड में भेज के वैल्यू पुट कर दी। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 और 2 8 जा 16। फिर 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये आ गया। अगर मैं इसको वैल्यू पुट ना करके मैं सीधा, क्योंकि मैंने ये वैल्यू पुट क्यों नहीं करी, देखो मुझे भी सेक्टर में ये पूरा का पूरा मिलेगा तो हम इसी की वैल्यू निकाल लेते ना। तो थीटा अपॉन 360 पाई इक्वल टू आ गया, ये एलसीएम लगा तो 10/7 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फार्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास थीटा और ये थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी है 10/7 और आर है 5.7 और 5.7 5.6 5.6 सॉरी। तो 7 8 56 0.8 तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 48 हो गया और फिर 4 8 5 जा 40 40 और 4 44 और यहाँ पे एक जीरो इसका 10 का और 2 के बाद डेसिमल तो ये आएगा 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसमें क्या था आपको पेरीमीटर ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है और इसमें हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, हमने क्या करा थीटा पाई और 360। अगर हम इसको और सॉल्व कर दे तो ये फ्रैक्शन में आया था तो वो टाइम लेता है, इससे अच्छा हमने क्या करा पूरी ही वैल्यू निकाल ली जो वहाँ पे रखनी है। तो ऑलरेडी मुझे वहाँ पे वो चीज़ मिलेगी इसलिए मैंने उसकी वैल्यू ही निकाल ली और पुट कर दी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 39। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर था जिसमें मैंने आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए। तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर जाना, ये डीओई के पेपर थे जिसमें आपके 39 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना कि एग्जाम आपका 28 अक्टूबर को है। तो आप उससे पहले ये पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना और एक एक क्वेश्चन करके जाना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी बहुत अच्छी, क्योंकि ज़्यादातर डीओ के पेपर जो वो सैम्पल पेपर देती है उसके जैसे ही क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके और अच्छे से तैयारी करके जाना और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।